वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। और आप चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स क्लास 9 के काइनेमेटिक्स में आज का दूसरा टॉपिक, ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम KPK टेक्स्ट बुक से हम पढ़ रहे हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या चीज़ें होती हैं। अभी पहले हम स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और ये क्या चीज़ होती है और इसका फ़िज़िक्स में क्या अहमियत होता है। तो इसके लिए पहले तो हमने बताया था पहले चैप्टर में कि जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए अगर आप उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हो तो फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में तीन चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है। एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बग़ैर आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा वो होता है कि उसका हर फिज़िकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है जिसमें आप उसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे किलोग्राम, सेकंड, मीटर, मिलीमीटर, न्यूटन, ये सारे जो है ना ये यूनिट्स हैं। और तीसरी बात जो हमने की थी उस वक्त तो डिटेल से बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर अब हम इसका ज़िक्र करेंगे कि डायरेक्शन भी होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है। तो कोई भी नंबर जब आपको किसी यूनिट के साथ मिलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 5 kg या 1000 मीटर, तो यहाँ पर ये या इसके साथ अगर आप लिखते हैं 3 इंटू 10 पावर 5, या हम इस तरह भी देख सकते हैं कि 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 3m जो मिली के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या ये 3 इंटू 10 पावर 8, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड्स फॉर एग्जांपल। तो ये जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो प्रीफिक्स है ये भी एक काइंड ऑफ जो है वो 10 पावर बता रहा है, तो ये भी इस डिजिट के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये सारे डिजिट्स जो है ये आपको किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड बताती है कि ये कितना ज़्यादा है या कितना बड़ा है। ये आपको मैग्नीट्यूड ही से पता लगता है कि किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड ही आपको बताएगी कि इसकी कितनी अमाउंट यूज़ हुई है। तो ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। कोई भी नंबर जब आपको किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू में नज़र आती है तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। ये हमेशा फ़िज़िक्स में अगर देखा जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके साथ कभी कभार नेगेटिव आ जाता है, लेकिन वो नेगेटिव साइन जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए यानी मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि वो फिर आगे जाके जो है हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। असल में वो डायरेक्शन बताता है आपको। इनके अलावा यूनिट जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती है वो बताती है कि किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से डायमेंशन यूज़ हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पीड की यूनिट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की जो नेचर हमें ये बता रहा है, तो डायमेंशन इसमें ये है कि स्पीड जो है वो उसमें मीटर जो लेंथ यूज़ हुआ है या डिस्टेंस यूज़ हुआ है और टाइम यूज़ हुआ है। ये हमें ये भी बताता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर मौजूद जो डायमेंशंस होते हैं वो हमें बताता है कि ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड जो है एज सेल्फ वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। यानी अगर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती रहती है या टाइम की वैल्यू चेंज होती रहती है तो फिर उनमें से जो है ना ये उसकी स्पीड की वैल्यू भी जो है वो चेंज होती रहेगी। अब अगर हम यहाँ इसको फार्मूले के शक्ल में लिखेंगे, ये आगे अभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन ये एक फार्मूला है जिससे हमें जो डिस्टेंस का यूनिट है वो मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये अभी हमें बता रहा है, ये डायमेंशंस है जो कि हमें बता रहा है कि स्पीड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो डिस्टेंस और टाइम है। तो यूनिट भी इस हवाले से बहुत अहम होता है। और किसी भी यूनिट के बगैर आप फ़िज़िकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल अगर आप 1000 लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता फ़िज़िक्स में। यहाँ हमें कोई पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ की जो है तस्करा चल रही है।
तो अगर इसके साथ हम यूनिट लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर, तो हमें पता चल जाता है कि अब लेंथ की बात हो रही है। या अगर इसी 1000 के साथ सेकंड लगाया जाए तो टाइम की बात हो रही है। और इसी तरह अगर 1000 के साथ हम केजी या ग्राम वगैरह लगा दें तो फिर हमें पता चल जाता है कि ये मास की बात हो रही है। तो यूनिट भी इस हवाले से बहुत अहम चीज़ है। फिर डायरेक्शन की बात की जाती है तो डायरेक्शन बाज़ चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है और बाज़ के लिए ज़रूरी नहीं होती। अब स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन की जो ज़रूरत होती है वो नहीं होती। इसीलिए तो हम बाज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 kg अब बात हो रही है, तो यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई कि हम मास की बात कर रहे हैं और मास को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर डायरेक्शन के भी इसके वैल्यू को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 आवर या 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 3600 सेकेंड्स जो है ये हमें ये बताता है कि बस वक्त की बात हो रही है, इसमें डायरेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हम टाइम को भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में ले सकते हैं। इधर ये मास है तो ये भी हम ले सकते हैं कि कितना ये मास जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बग़ैर डायरेक्शन की इसकी ज़रूरत, बग़ैर डायरेक्शन की जो है हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनके अलावा और भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, जैसे कि प्रेशर हो गया। अभी हम उसको ज़्यादा टच नहीं करते क्योंकि प्रेशर की कंसेप्ट अभी जहन में नहीं होगा, क्योंकि ये आगे आएगा क्लास ऐड में इसका थोड़ा बहुत है। तो प्रेशर जो है वो स्केलर होता है। जब भी आप सीएनजी की टैंकी की प्रेशर जो 220 या 230 बार स्टैंडर्ड लिया जाता है तो उसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है एनर्जी की जब बात की जाती है फ़िज़िक्स में, एनर्जी या वर्क हो गया या जो पावर हो गया, ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसको आप अगर देखें तो ये बग़ैर डायरेक्शन के हो जाता है एक कम्प्लीटली डिस्क्राइब। यानी अगर आप किसी चीज़ की प्रेशर को देखते हैं तो हम लेते हैं कि 220 बार, ठीक है। बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल भी है लेकिन ये उसको कन्वर्टेबल है उसमें। इसी तरह हम कहते हैं 40 जॉल एनर्जी यूज़ हुई है, ठीक है, ये 40 जॉल एनर्जी है। वर्क की भी यही यूनिट है, ठीक है। आप वर्क के बारे में 30-40 जॉल कह सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि एक मशीन की जो पावर है वो 50 वाट है। तो ये सारी यूनिट्स जो है आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं बग़ैर किसी डायरेक्शन के। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए जो हम उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है। और सिर्फ दूसरी चीज़ जो है उसके साथ वो है यूनिट। यानी यूनिट और मैग्नीट्यूड ये दोनों लाजिम व मलजूम है स्केलर क्वांटिटीज़ को आप जो है डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्केलर क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड जिसकी यूनिट सेम हो, ऐसी स्केलर क्वांटिटीज़ जिसकी यूनिट सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि 5 मीटर और उधर आप उसके साथ 3 मीटर, तो ये दोनों यूनिट्स सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐड सिंपली आम अलजेब्रिक जमा मनफी कर सकते हैं, जो आम मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखा जाए कि स्केलर क्वांटिटीज़ में अगर हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ स्केलर या सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर जो होता है, उसमें आप दो डिफरेंट यूनिट्स वाली चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि 5 मीटर एक लेंथ है और दूसरी साइड पर हमारे पास 3 सेकंड्स का टाइम है, तो ये 3 सेकंड्स का टाइम आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते आपस में, क्योंकि फ़िज़िक्स में, मैथ्स में आप उन दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हो, उन दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया जा सकता है जिनकी जो यूनिट सेम हो। मैग्नीट्यूड चाहे डिफरेंट हो वो कोई मसला नहीं देता, लेकिन
आपको जो है ना यूनिट जो है ना ये सेम रखने चाहिए, तभी ऐड होगा, चाहे वो वेक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं या चाहे हम बात कर रहे हैं स्केलर की। तो स्केलर में ये बात याद रखनी चाहिए कि जब यूनिट फिज़िक्स में, मैथ्स में, जहाँ भी आप कहोगे, जब दो यूनिट्स आप आपस में, दो क्वांटिटीज़ आपस में जब आप जमा करते हो या माइनस करते हो एक दूसरे से, तो उन दोनों की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आप 5 मीटर से 3 सेकंड्स को सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये बेसिक रूल यहाँ पर समझना चाहिए। अभी आगे हम जाएंगे कि वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या होती है। अच्छा, अभी हमने जो 3 चीज़ों की जो तज़किरा की कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और स्केलर के लिए हम बात कर रहे थे कि मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है ये दो चीज़ें इंतहाई अहम होती है। तो ये अभी हमने पढ़ ही लिया। और अभी जब वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात होती है तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं होते मैग्नीट्यूड और यूनिट से, जिसमें आपको जो डायरेक्शन होता है वो भी इंट्रोड्यूस करना होता है। अब अगर आप किसी बंदे को कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बॉडी है, चलो ये एक बॉडी है, मास है। अगर आप एक बंदे को, या एक बंदा आपको कहता है, एक टीचर आपको कहता है कि इस बॉक्स पर आप लगाओ 5 न्यूटन कुव्वत, ठीक है, इस बॉक्स पर आपने 5 न्यूटन कुव्वत लगानी है। तो टीचर जब आपको ये कहता है तो आप डायरेक्टली इस पर अगर फोर्स लगाते हो तो आपको ये अगर आप इधर लगाते हैं और वो आपको कहे कि नहीं इधर नहीं लगाना था, ये इस तरफ मूव हो जाएगा ना, इधर से अगर आप फोर्स लगाते हैं, अगर उधर से लगाते हैं तो इधर मूव हो जाएगा, इस तरफ से लगाते हैं तो इधर। तो इस तरह इसकी जो इम्पैक्ट है इस फोर्स की, वो हमें कंप्लीट डिस्क्राइब नहीं हो रहा है। अब बिलफर्ज अगर हमें यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट और ईस्ट लेते हैं, ठीक है। तो फिर अगर टीचर हमें कहता है कि फोर्स लगाओ ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ये अब डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमें डायरेक्शन मिल गया और हम ये ईस्ट की तरफ जो है हम इसको मूव कर सकते हैं 5 न्यूटन से। तो आपने देखा कि पहले आपके पास मैग्नीट्यूड भी था, यूनिट भी था, जिससे हमें पता चल रहा था कि कितना फोर्स लगाना है, लेकिन फोर्स कंप्लीटली डिस्क्राइब इसलिए नहीं हो रहा था कि इसके साथ जो डायरेक्शन थी वो मिस थी, ठीक है। हम डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ और एन ई जो आप कह सकते हो, या एन डब्ल्यू कह सकते हो, या डब्ल्यू एस, या जो ई एस होता है, ये सारे 8 डायरेक्शन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, अप या डाउन भी उसमें होता है। अगर आप इधर देखते हो, ऊपर देखते हैं, अप डाउन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको जो फिज़िक्स में डायरेक्शंस मिलेंगे वो डिग्री की शक्ल में मिलेंगे आपको। डिग्री यानी थीटा जिसको हम यूज़ करते हैं, उसके लिए एक सिंबल या अल्फ़ा बीटा जो भी आप यूज़ करते हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं। और डिग्री जो है ये हमें बताता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट पर कितने एंगल में फ़ोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रहा है, वो आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बात की जा रही है इधर पर वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो वो है कि डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो और भी ऐसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसको स्मॉल ए से ज़ाहिर किया जाता है। या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट होता है। तो ये सारी जो होती है ये सारी क्वांटिटीज़ के अलावा और भी बहुत ज़्यादा है जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। फोर्स भी इसमें है, ठीक है, फोर्स को कैपिटल एफ से आगे हम देखेंगे चैप्टर 3 में इसको डिटेल से। लेकिन ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को एक तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये तीनों चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो डायरेक्शन थीटा के फॉर्म में, या ईस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में, साइड्स के डायरेक्शन में आपको इन फॉर्म में मिलना चाहिए।
ये तो हो गई एक बात। दूसरी, जो हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्केलर में जस्ट हम फॉर एग्जांपल मास के लिए बस m ले लेते हैं, ठीक है, m फॉर मास, और ये बात क्लियर हो गई। t फॉर टाइम, और ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, उसके लिए भी हम d लगाते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है। बस ये स्केलर क्वांटिटीज़ है, ये जस्ट सिंबल से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप वेक्टर की बात करते हो, वेक्टर क्वांटिटीज़ की जब बात की जाती है, तो फिर यहाँ पर उसके लिए जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये यानी मतलब हम जब इसके लिए कोई सिंबल यूज़ करना चाहे, फॉर एग्जांपल फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स के लिए जब आप F लिखते हैं तो बाज़ बुक्स जो है F को बहुत मोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। बाज़ बुक्स में ये बोल्ड आपको नज़र आएंगे, बोल्ड F, ठीक है। तो बोल्ड F जो है ये जो बुक्स होते हैं उसमें वेक्टर के लिए F को कैपिटल लिखा जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे ज़्यादातर बुक्स में ये सिंबल मिल जाता है कि आम F के ऊपर ये तीर का निशान, या हम इस तरह अभी जो वीडियोस में करेंगे इस तरह का एक ये निशान जो होता है, ठीक है, ये या ये निशान, ये दोनों निशान जो है हमारा फोर्स को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। और इस सिंबल से पता चलता है कि यहाँ पर जो ये यूनिट है इसके ऊपर तीर का निशान हमें बता रहा है कि ये फोर्स एक डायरेक्टेड क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्टेड क्वांटिटी भी कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्टेड क्वांटिटीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने स्केलर का भी कर दिया है और वेक्टर का भी कर दिया है, लेकिन वेक्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी होती है, जिसको हम अभी करेंगे। वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल, इसकी ज़रूरत क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्यों ज़रूरी है। तो अभी जो हम अभी देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, सिंबॉलिक में तो हमने कह दिया कि F के ऊपर तीर का निशान, या वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, इसके सिंबल के ऊपर तीर का निशान लगाए या बोर्ड लगाए। हम यहाँ पर तीर का निशान यूज़ करेंगे जो कि कन्वीनियंट है हमारे लिए। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो वेक्टर होता है, वेक्टर को अगर आप देखें तो वेक्टर को सिंबॉलिक, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन वाली चीज़ जो है ना डील करना वो बग़ैर ग्राफिकल फॉर्म में ज़रा मुश्किल होता है। अभी मैं एक मैग्नीट्यूड ड्रा कर रहा हूँ, अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ, ये किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड हो सकती है, ठीक है। अभी ये जो लाइन नज़र आ रहा है ये एक मैग्नीट्यूड है, दूसरी भी एक मैं ड्रा कर रहा हूँ ये भी एक मैग्नीट्यूड है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अभी इसको हम यूनिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या फिज़िकल क्वांटिटी है, बट ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको 3 का नाम देते हैं और इसको 5, तो ये पता चल रहा है कि 5 ज़्यादा होता है और 3 कम हो रहा है, कम है इससे, ठीक है। तो ये तो आम क्वांटिटी हो गई। लेकिन जब आप वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड तो आपके पास क्लियर हो गई कि मैग्नीट्यूड तो आ गया, ठीक है। चलो यूनिट भी यहाँ पर लगा देते हैं, दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर के लिए ये दोनों की सिमिलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं इधर 3 न्यूटन लगा रहा हूँ, ये भी न्यूटन है, ठीक है। अभी ये दोनों फोर्स बन गए, ठीक है, यूनिट की वजह से ये फोर्स बन गए। अगर मैं इधर मीटर पर सेकंड लगाता तो ये दोनों वेलोसिटी बन जाते या स्पीड बन जाता। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देता तो फिर ये एक्सेलरेशन ये भी हो जाता। अभी हम जब सिंबॉलिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इनके जो होते हैं हम इस पर एरो हेड लगाएंगे। एरो हेड जो है ये हमें बता रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हमें बता रही है कि एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो एरो हेड जो है ये हमारे लिए डायरेक्शन का मसला भी हल कर रहा है, और ये डायरेक्शन की वजह से हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी।
अब ये हम क्यों करते हैं? अब देखें, अगर इन दोनों को देखा जाए तो मेरे ख्याल में अगर रफली हम बात करते हैं, अगर इसको आप F1 का नाम देते हैं, ठीक है, और इसको हम F2 का नाम दे देते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो भी हो इसको हम θ1 देंगे, और इसकी जो डायरेक्शन हो उसको हम θ2 देंगे। अब ये दोनों अगर देखा जाए तो रफली अगर बात किया जाए कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये भी 15 डिग्री में लग रहा है और ये भी 15 डिग्री में लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली एडिशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट एडिशन हो सकती है। आप इस अब कह सकते हैं कि F1 प्लस जो F2 है, ठीक है, वो डायरेक्शन में सेम है, तो 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, ये हो गया हमारे पास एक नया फोर्स आ गया, ठीक है, जिसको हम F3 का नाम देंगे। इन दोनों से 8 न्यूटन आ गया। लेकिन यहाँ पर जो आप अब बात कर रहे हैं कि इस तीसरे वाले फोर्स से, इन दोनों फोर्सेस से जो नया फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर उसको हम θ3 का नाम देंगे तो वो भी 15 डिग्री ही होगी, ठीक है। फोर्स अब ऐड कैसे होते हैं, ये भी यहाँ पर, ये तो हो गया कि हमने 3n प्लस 5n कर दिया और यहाँ पर 8 न्यूटन आ गया, लेकिन फिज़िकली आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं फिज़िकली, यानी रियल लाइफ में इसकी एग्ज़ाम्पल क्या होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सर्दियों में एक गाड़ी जो है ठंडा होने की वजह से वो उसको फिर सुबह स्टार्ट करने में मसला होता है, ठीक है। जब आप स्कूल जा रहे होते, एक जो है एक बंदा है वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठंडा है, तो आपको कहता है कि धक्का लगा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें अगर ये मशरिक़ की तरफ है, वो जा रहा है, तो आपका एक दोस्त आ जाता है, वो क्या करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फोर्स लगा रहा है तो उसकी फ़ोर्स इनफ नहीं है, तो फिर आपका एक दूसरा दोस्त भी आ जाता है, वो इसके साथ फोर्स लगा देता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब 2 बंदे या 3 बंदे आ जाते हैं, ठीक है, वो फोर्स लगा रहा है, अब ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव होनी शुरू हो जाती है। अब तीनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर FA जमा FB जमा FC हम सिंपली लिख सकते हैं, ये तीनों बंदे के फोर्स के डायरेक्शन सेम है, यानी सेम ईस्ट की तरफ तीनों जा रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं, तो इनके फोर्सेस को हम डायरेक्टली जस्ट लाइक दिस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली हम कहते हैं, और इन तीनों से जो रिज़ल्ट बनता है, फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन बनता है, तो उन सब की जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट की तरफ होगी, और इस तरह ये सारे फोर्स ऐड हो रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन जब सेम ना हो तो फिर मसला बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम और बातें करेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये ज़रूरी, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ी, अब यहाँ पर एडिशन में भी हम आ गए हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बस याद रखें कि आपने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो हेड से ज़ाहिर करना है, ठीक है, और एरो हेड जिस डायरेक्शन में हो वही आपको डायरेक्शन देगा कि ये कौन से डायरेक्शन में ये वेक्टर क्वांटिटी मूव हो रही है, ठीक है। अभी आप वेक्टर क्वांटिटीज़ के एडिशन में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर भी देखोगे कि क्या एंगल्स जो जब चेंज हो जाते हैं, यानी 2 फोर्सेस आपस में जब आप उसको ऐड करते हैं, ठीक है, और इनकी एंगल सेम नहीं होती। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एक फोर्स F1 लेते हैं जो कि 60 न्यूटन, और उसका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल ग्राफ्स वगैरह में, लेकिन ये तकरीबन हम कहेंगे तो ये बिल्कुल ज़मीन के उफ़क़ पर होता है, यानी इसको पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन भी उसको कहा जाता है। तो ये बिल्कुल पैरेलल होता है। अगर हम इसको F1 का नाम देते हैं 60 न्यूटन, तो यहाँ पर ये जो थीटा है, θ1, ये 0 डिग्री में दी गई। अगर हमारे पास दूसरा फोर्स हो, ठीक है,
अब ये भी लग रहा है एक ही ऑब्जेक्ट पर, हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर ये फोर्स लग रही है। दूसरा जो है हमारे पास सेकंड फोर्स जो है वो अगर हम उसकी 90 न्यूटन लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लाइन भी लंबा खींचेंगे। अगर इसकी थीटा बिलफर्ज आप कहते हैं कि चलो 15 डिग्री है, ठीक है, तो 15 डिग्री ये अगर हम इसको अगर आप इस लाइन को देखते हैं, ठीक है, और इस लाइन को भी देखते होंगे आप, तो अगर यहाँ पर ये लाइन जो है ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है और ये 270 डिग्री होती है, और इस तरह फिर जब आते हो तो ये 360 डिग्री के भी बराबर हो। 360 डिग्री और 0 डिग्री की जो रिज़ल्ट होती है वो सेम होती है फिज़िक्स में। अच्छा, अब अगर आप इसके हवाले से देखते हैं तो अगर ये 0 डिग्री है तो 15 राउंड अबाउट कहीं इधर होगा, ठीक है, ये 15 डिग्री हम रफली ले सकते हैं। तो अब आपका जो फोर्स एक दूसरा बंदा आ गया, वो आपको जो फोर्स लगा रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसकी जो एंगल है वो F2, वो थीटा 2 जो है वो 15 डिग्री में लग रहा है। तो अब क्या हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, यानी F यहाँ इन दोनों फोर्स से एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा जिसको हम F का नाम देंगे, F1 प्लस F2, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या इससे इन दोनों से जो हम आम मैथमेटिक्स से देखते हैं तो इससे 150 न्यूटन का आंसर आना चाहिए। तो क्या रिज़ल्ट भी 150 न्यूटन होगा? याद रखें, इन दोनों फोर्सेस से आप मैक्सिमम 150 न्यूटन ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका ये थीटा 1 और थीटा 2 सेम हो, तभी आपके पास 150 न्यूटन आएगा, और डायरेक्शन भी वही होगा जो फर्स्ट और दोनों फोर्सेस का होता है, वो थर्ड फोर्स का भी होगा, यानी यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, नेट फोर्स भी इसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 में फ़र्क है, तो आप दोनों के ऐड कैसे करोगे? अब दोनों से तो 150 न्यूटन आप ऐड नहीं कर सकते, अब इसमें एंगल भी सेम होना चाहिए, तो एंगल सेम नहीं है। अगर आपके पास ये थर्ड फोर्स जब आता है तो उसकी डायरेक्शन फिर क्या होगी? थीटा 2 होगी या थीटा 1 होगी? तो ये समझना जो है, ये फिर बग़ैर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के इसको आप जो है कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उसको अभी आप आगे डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में। लेकिन ये जो है यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस आ रही है वो क्या है, ये जो है एंगल डिफरेंट है। याद रखे, बस इतना याद रखे कि हमारे पास चाहे जितने भी फोर्सेस हो, चाहे जितने भी हो, 2 से ज़्यादा हो, अगर एंगल उन सब की एंगल 0 डिग्री है या सिमिलर है, सेम एंगल हो, ठीक है, सेम एंगल, यहाँ पर मैं 0 की बजाय अगर सेम एंगल लगाऊं, सेम एंगल फॉर ऑल फोर्सेस, सेम एंगल फॉर ऑल फोर्सेस हो, तो वो सिंपली क्या कर सकते हो आप? सिंपली यू कैन ऐड ऑल दीज वेक्टर्स, ठीक है, दीज वेक्टर्स, यहाँ पर मैं वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, फोर्स की बात नहीं कर रहा, फोर्स भी इसमें आ जाती है, मोमेंटम भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। याद रखें, आपको 2, 3, 4, 5 जितने भी वेक्टर्स दी गई हैं, अगर सब की जो यूनिट्स और एंगल सेम है, यूनिट तो हमेशा सेम ही रहना चाहिए क्योंकि अदर यूनिट्स, फॉर एग्जांपल आप एक्सेलरेशन को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवाइड वो अलग चीज़ है, वो नया यूनिट बना देता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप दो सिमिलर यूनिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें आप नया यूनिट नहीं या नया फिज़िकल क्वांटिटी नहीं बनाते, बल्कि वही फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं। जैसे कि यहाँ F1 F2 दोनों ऐड हो गए तो एक तीसरा दिया, लेकिन वो भी तीसरा फिज़िकल क्वांटिटी भी फोर्स है, बाई नेचर ये सेम है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में वो कर सकते हैं, यूनिट सेम ना हो, लेकिन जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हो, चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, तो उसमें आपको जो है यूनिट सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो
वो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन यूनिट जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, वो सेम ही रखना होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो देखते हैं कि थीटा की एंगल, अगर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं, चाहे फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशंस है, सब की डायरेक्शन सेम एंगल पर है, तो फिर आप उसको सिंपली आप ऐड कर सकते हैं उन वेक्टर्स को, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है, कि थीटा दोनों में ज़ीरो था, तो आपने जस्ट 2+2 की तरह ऐड कर दिया, 2+2 4। और यहाँ पर भी हमने देख लिया, अगर थीटा की एंगल सेम ना हो तो फिर इसके लिए हम स्पेशल तरीक़ाकार करेंगे, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात भी मैं करूँगा, अगर आपके पास थीटा यानी दो फोर्सेस के दरमियान, ठीक है, अगर थीटा में जो डिफरेंस है अगर वो 180 डिग्री हो, ठीक है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट 15 डिग्री इस तरफ है और दूसरा ऑब्जेक्ट 15 डिग्री इस तरफ है, तो भी अगर उनके दोनों के थीटा में जो डिफरेंस आ रहा है, इस केस में अभी अगर देखते हैं तो 15 डिग्री डिफरेंस आ रहा है। अगर बिलफर्ज आपके पास 115 डिग्री है एक तरफ पर, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो माइनस अगर आप लेते हैं 45 डिग्री, तो इसमें आपको जो 70 डिग्री मिलता है। देखो इसमें डिफरेंस जो है 70 डिग्री है। इस तरह अगर आपके पास एक फोर्स है जो 15 डिग्री में लग रही है और दूसरा फोर्स है उसको हम अगर 90 -195 डिग्री लगा दे, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है, माइनस कोई यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। तो 180 की डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। जब डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री हो फोर्सेस के दरमियान, तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, यू कैन subtract these all these vectors, ठीक है, all these vectors। कैसे all these vectors का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो जब फोर्सेस की डायरेक्शन, अब एक बंदा है, ठीक है, इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा है, फॉर एग्जांपल थीटा जो है यहाँ पर 15 डिग्री है, एक फोर्स लगा रहा है F1, चाहे 30 न्यूटन है, ठीक है। दूसरा बंदा है एग्जैक्ट उसी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 195 डिग्री में क्या हो रहा है, F2 फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन का, ठीक है। अब ये फोर्स ज़्यादा है। अब देखें अगर इन दोनों के दरमियान थीटा की डिफरेंस निकाली जाए तो 180 डिग्री है। 180 डिग्री जो है मैथ्स और फिज़िक्स में इसका मतलब ये होता है कि कम्प्लीटली अपोजिट, यानी इन दोनों के डायरेक्शन कम्प्लीटली एग्जैक्टली अपोजिट है। तो एग्जैक्टली अपोजिट का मतलब ये है कि अब ये दोनों आपस में सिंपल आप जो है इसको अगर इस फोर्स के दरमियान डिफरेंस निकालना चाहे तो 30 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 10 न्यूटन। यहाँ पर ये माइनस का सिंबल बता रहा है कि जो ये वाला फोर्स है, ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा ये 10 न्यूटन से, ये बॉक्स अब 10 न्यूटन से इस तरफ मूव होने लगेगा। तो यहाँ पर माइनस की बात अब नहीं करते, यहाँ बात हम ये कर रहे हैं कि जब दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स के दरमियान थीटा की जो वैल्यू दोनों के थीटा में यानी दोनों के डायरेक्शन में 180 डिग्री का डिफरेंस हो, तो फिर आप उसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर दोनों में एंगल सेम हो या जो थीटा दो फोर्सेस के जो थीटा में डिफरेंस ज़ीरो के बराबर हो, तो फिर आप सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाहता था वो आप पा चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है जहन में तो वो आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। और अब इससे आगे जो वीडियो है उसमें हम जिन फोर्सेस के दरमियान थीटा डिफरेंट हो तो डिफरेंस जिसमें पाया जाता हो तो उसको हम फिर कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए स्पेशल तरीक़ा का हेड टू टेल रूल यूज़ होता है, तो हम अभी उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।